नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 22 संप्रदायवाद, जाति और आरक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले भाग में हमने जनमत और दबाव समूह की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि भारतीय राजनीति में जनमत और दबाव समूह का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जनता के विचारों, जनता की आकांक्षाओं और जनता की रुचियों को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती है। सरकार के कार्यों, सरकार की नीतियों और सरकार के कानूनों में किसकी भूमिका रहती है? जनमत की राय, जनमत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चर्चा करेंगे संप्रदायवाद की कि संप्रदायवाद क्या होता है। देखो बच्चों, हम समाज का एक हिस्सा है और भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ पर रही है हिंदू धर्म में। लेकिन भारत में हिंदू धर्म के अलावा भी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे मैं बोलूं, ईसाई है, क्रिश्चियन, इसके अलावा मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, अनेक विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और विभिन्न धर्मों के लोग रहने के कारण इन लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य, द्वेष की भावना भी पैदा हो जाती है। कई बार समाज में कुछ धर्म के लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म को ही वरीयता देते हैं, दूसरे धर्म को हीन समझते हैं। जहाँ समाज में ये बात आ जाती है, वहीं पर वैमनस्य पैदा होता है, कटुता पैदा होती है और हिंसात्मक घटनाएं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संप्रदायवाद कहते हैं। संप्रदायवाद की अगर हम बात करें तो उसके उदाहरण हम भारतीय राजनीति में देख सकते हैं। पहले भी भारतीय राजनीति में हम संप्रदायवाद का रूप हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में दे सकते हैं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो हिंदू मुसलमानों की इसी फूट का फायदा उठाया था ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ने कहा था फूट डालो और राज करो की नीति, कि अगर भारत पर ज्यादा दिनों तक शासन करना है तो हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दो। और हिंदू मुसलमानों की इसी फूट का फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया था। आजादी के बाद में भी हमारे समाज में कुछ ऐसी स्वर्ण जातियां, या मान सकते हैं आप, या विभिन्न धर्मों के लोगों को वैमनस्य को बढ़ाने का काम भारतीय राजनीति ने किया। भारतीय राजनीति ने सांप्रदायिकता के बीज इस प्रकार लोगों के मन में बोए ताकि उनकी ये भावना का फायदा वे वोट बैंक की राजनीति में कर सके। तो आज हम संप्रदायवाद, जाति, आरक्षण, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और इन समकालीन मुद्दों के बारे में आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे इस वीडियो को आप देखें और ध्यान से सुने, और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी कॉपी में बनाते जाइए, क्योंकि आपको इस कंटेंट के माध्यम से आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाओगे। देखिए बच्चों, संप्रदायवाद क्या होता है? संप्रदायवाद, मैंने आपको बताया भी है अभी कि विभिन्न धर्मों के बीच द्वेष, हिंसा तथा धर्म को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हथियार की तरह प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जहां पर हिंसा होती है, जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, जहां पर एक धर्म को वरीयता देते हैं और दूसरे धर्म को हीन की दृष्टि से देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है, किसको हम सांप्रदायिकता मानेंगे? तो सांप्रदायिकता जो होती है वो बच्चों अंधविश्वास पर आधारित होती है, कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म को हम हे दृष्टि से देखते हैं। मैंने दूसरे बिंदु में लिखा भी है कि अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, दूसरे धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार करना कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और बाकी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, या दूसरे धर्म की बुराइयां करना, ये भी सांप्रदायिकता का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के धार्मिक मूल्यों को समाप्त करने का प्रयास करना, दूसरों के विरुद्ध हिंसा जैसे तरीके अपनाना।
आप सबको पता है कि आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इसी हिंदू मुस्लिम दंगों का परिणाम हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को डर था कि कहीं भारतीय बहुसंख्यक हिंदू उनके धर्म के विरुद्ध क्या कर देंगे, धर्म के विरुद्ध या उनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो इसी डर के कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे हुए और उसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सांप्रदायिकता क्या है, ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अंधविश्वास पर आधारित होता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों के धर्म को हीन दृष्टि से देखा जाता है, हिंसात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरों धर्म के धार्मिक मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अब बात करें संप्रदायवाद का प्रभाव। संप्रदायवाद से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच के जो लोग हैं, उनमें परस्पर वैमनस्य बढ़ता है, कटुता बढ़ती है, समाज में हिंसात्मक घटनाएं होती है और सरकार का ध्यान जो कि आर्थिक विकास की तरफ होना चाहिए, वो आर्थिक विकास की तरफ न होकर इन हिंदू और मुस्लिम झगड़ों को निपटाने में या विभिन्न धर्मों के बीच के आपसी वैमनस्य को कम करने में लग जाता है, जिससे आर्थिक विकास में रुकावट आती है। तो सांप्रदायिकता हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। तो देखिए बच्चों, 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति से जो धार्मिक दंगे हुए, उसे हम संप्रदायवाद का रूप देते हैं। यह आप सब जानते हैं। सबसे पहले आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग की नाजायज मांगों को स्वीकार करके तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी हिंदू मुसलमानों के बीच में जो फूट थी उसको कम करने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके कारण भारतीय मुसलमान जो है हिंदुओं के विरोधी हो गए और यही कारण था कि पाकिस्तान का विभाजन या भारत का विभाजन, ये सब धर्म के कारण ही हुए। उसके बाद देखिए कि हमारे देश में सांप्रदायिकता के कारण क्या है। हमने आज़ादी से पहले देखा कि ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमारे समाज में वैमनस्य बढ़ाया, कटुता बढ़ाई, हिंदू और मुसलमानों में दंगे कराए। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि ऐसे अधिनियम लेकर के आए जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, जिसके तहत इन धर्मों के लोगों को आपस में बांटने का कार्य किया और एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध लड़ाने का कार्य किया। तो देखिए, लेकिन आजादी के बाद कई ऐसे कारण हुए जिसके सांप्रदायिकता पनपी। पहला, समाज का विभिन्न वर्गों में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। देश की खराब आर्थिक दशा, देश की दशा खराब होना भी हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काना था या विभिन्न धर्मों के बीच के दंगों को भड़काना था। इसके अलावा एक कारण हमें दिया गया है अभिजात्य वर्ग। समाज का जो प्रभुत्व वर्ग था उसने इस धार्मिक वैमनस्य का फायदा उठाया और वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से इन मुस्लिम दंगों को या हिंदू मुस्लिम दंगों को या विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच में जो दंगे हुए उनको भड़काने का कार्य किया और उससे फायदा उठाना चाहा। इसके अलावा सामान्य जन का स्वयं को असुरक्षित महसूस करना, मतलब यह है कि सामान्य जन अगर क्या है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वो धार्मिक अंधविश्वास की तरफ जाता है, अपने धर्म को वरीयता देने लगता है और दूसरे धर्म को वरीयता नहीं देता है और इसी का फायदा उठाते हैं राजनीतिक पार्टियां। देखो, राजनीतिक पार्टियों ने इसी सामान्य जन के असुरक्षित महसूस करने की भावना को आधार बनाया और सांप्रदायिकता को एक हथियार के रूप में अपनाया ताकि विभिन्न धर्मों के वैमनस्य का फायदा उठा करके सरकार बना सके या दूसरी सरकार के विरुद्ध कर सके। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों के कारण जो भी सांप्रदायिक दल है उनके कारण धार्मिक वैमनस्य में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मैं बोलूं, मुस्लिमों के भी कई राजनीतिक दल है या आपके हिंदुओं में भी विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये सब क्या है, एक धर्म से संबंधित राजनीतिक दल है जो कि धार्मिक वैमनस्य को बढ़ाने में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ध्यान रखना, सांप्रदायिकता को कौन बढ़ा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के पीछे कारण
पहला तो ये है कि सामान्य जन में असुरक्षा का भाव है, जिसके कारण वो धर्म की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, सांप्रदायिक पार्टियां भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हमारे देश का जो अभिजात्य वर्ग है, प्रभुत्व वर्ग है, वो भी सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करता है। तो इससे सांप्रदायिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपने देखा तस्करी व अपराध ताकतों के कारण जो है उससे भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। और कई जगह ऐसी है, जैसे हैदराबाद है, अलीगढ़ है, यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा रहता है, तो वहां पर हमेशा क्या रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, धार्मिक दंगे हमेशा होते रहते हैं। इसके अलावा तस्करी और अपराध ताकत के कारण ही 1993 में बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या हुआ था, विवाद पैदा हुआ था। तो सांप्रदायिक दंगे 1993 में आप सबको पता है, अयोध्या और बाबरी मस्जिद को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था, और जिसके कारण समस्त हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की संख्या अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है तो वहां पर भी धार्मिक दंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देश की आर्थिक समस्या को, जैसे आर्थिक समस्या मैं बोलती हूँ, किसी भी धर्म के लोगों में अगर गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी है, इसके अलावा महंगाई है, ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, राजनेता इसको क्या बना देते हैं, सांप्रदायिक समस्या बना देते हैं, कि आपके धर्म के लोगों में ही बेरोजगारी ज्यादा है या आपके धर्म के लोगों में ही गरीबी ज्यादा है, तो इसको एक सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया जाता है, जिससे भी सांप्रदायिकता पनपती है। इसके अलावा समाज में वर्ग पहचान, जाति और संप्रदाय में बदलना, आज हर इंसान की पहचान जो है एक संप्रदाय के आधार पर की जाने लगी, तो उसके कारण भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो सांप्रदायिकता बढ़ने के कारणों को हमने समझा, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता समाज में क्यों पनपती है या क्यों बढ़ रही है, उसके कारण मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। उसके बाद आता है कि भारतीय समाज में जाति की भूमिका, हमने संप्रदायवाद को समझ लिया है, अब बात करते हैं जाति की। आप सब जानते हैं कि अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज जो है वो जाति पर आधारित है, और ये जाति शब्द जो है प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में एक आश्रम व्यवस्था थी, जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। और इस वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर, कार्यों के आधार पर जो है समाज को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला था कौन सा, ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। जो जैसा काम करता था उसके आधार पर 4 जातियों के आधार पर विभाजन हुआ, लेकिन जो कार्यों के आधार पर विभाजन था वो धीरे धीरे किस पर आधारित हो गया, जन्म पर आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई। हमारे यहाँ पर व्यवसाय का चुनाव कार्य के आधार पर नहीं हो करके जन्म के आधार पर होने लग गया, और जन्म के आधार पर होने के कारण उस व्यक्ति की वही क्या मान ली गई, जाति मान ली गई। तो हमारे यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है उसका भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान है। यही कारण है कि हम भारतीय जाति व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करता था, अध्ययन करवाने का कार्य करता था। क्षत्रिय जो था समाज की सुरक्षा करता था। वैश्य वर्ग व्यापार करता था, और शूद्र वर्ग का काम था कि इन तीनों वर्गों की क्या करना, सेवा करने का कार्य दिया गया था। तो समाज की जो ये वर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर आगे जाकर के विभिन्न जातियां बनी, उपजातियां बनी। तो भारतीय समाज में जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, समाज में राजनीति को समझना एक बहुत ही कठिन विषय बन गया है। जो भी राजनेता होता था वो समझ रहा था कि भारत में इतनी जातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं, तो वोट बैंक की राजनीति किस तरीके से करेंगे, लेकिन जाति के आधार पर ही उनको अब वोट मिल रहे हैं, तो उनको राजनीति करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो ध्यान से देखिए, जाति व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण है।
जाति का वर्गीकरण किस पर आधारित है? वर्ण पर आधारित है। अब बात करते हैं जाति होती क्या है, तो ध्यान से सुनिए। एक स्थानीय समूह जो किसी व्यवसाय विशेष से पारस्परिक रूप से जुड़ा होता है। मैंने बताया ना, व्यवसाय वर्ग से जुड़ा हुआ होता है और वो व्यवसाय वर्ग किस पर आधारित होता है? जन्म पर आधारित होता है। तो जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है उसका व्यवसाय उसके आधार पर निर्धारित हो जाता है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्थानीय समूह जो किसी व्यवसाय विशेष से पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ होता है उसे ही हम जाति कहते हैं। जाति की विभिन्न विशेषताएं हैं। जन्म का सिद्धांत, जो जिस जाति में जन्म ले लेता है वो उसी से संबंधित क्या करता है? व्यवसाय करता है। और जाति से संबंधित लोगों के खुद का खान पान होता है और खुद के विवाह संबंधी क्या होते हैं? नियम होते हैं। इसके अलावा समूह ही रहन सहन के क्या बनाता है? नियम बनाने का कार्य करता है। नियम न मानने पर उसको जाति से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपसे जाति की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना, एक स्थानीय समूह जो क्या है? व्यवसाय विशेष से पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें जाति से संबंधित लोग खान पान, रहन सहन के उनके खुद के नियम होते हैं और जाति के नियमों का पालन नहीं करने पर उसको जाति से बाहर कर दिया जाता है या उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जाति का राजनीतिकरण। मैंने आपको बताया कि राजनेताओं का मानना था प्रारंभ में कि इतनी जातियां हैं तो हम किस प्रकार वोट बैंक करेंगे, लेकिन ये आज जातियां ही हैं जिसके आधार पर राजनीतिज्ञ को पता रहता है कि उस जाति से इतने वोट मुझे प्राप्त होंगे। तो आज वोट जो है वो जाति के ऊपर निर्भर हो गए हैं। वो कैसे? शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होना। आज आपको पता है स्वर्ण जो जातियां हैं और जो पिछड़ी जो जातियां हैं, स्वर्ण और जो पिछड़ी जातियां हैं, उसमें से जो पिछड़ी जातियां हैं वो आजादी के पहले ही क्या हो चुकी थी? जागरूक हो चुकी थी अपनी मांगों को लेकर। यही कारण है कि भारतीय संविधान में जो आपके बाबा साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने पिछड़ी जातियों के हितार्थ जो है आरक्षण की बात कही। कहा कि शैक्षिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यही कारण है कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने भी हरिजनों के लिए, विशेषकर अछूत जाति के लिए विशेष प्रयास किए और इनका एक संगठन भी बनाया, हरिजन संघ के नाम से जाना जाता है। और जो पिछड़ी हुई जातियां थी उनके उत्थान के लिए भी बात कही महात्मा गांधी ने। तो आपने देखा कि पिछड़ी जातियां धीरे धीरे जागरूक होती जा रही थी। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए, जिसके कारण भी ये पिछड़ी जातियां क्या होती गई? जागरूक होती रही और अपनी मांगों को मांगने लगी कि उनको जो दशा है वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है, वो समाज ने उनको दी है। और इसी कारण ये पिछड़ी जातियां क्या चाह रही थी? अपनी मांगों को लेकर के सतर्क होती जा रही थी। और हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भी इन पिछड़े हुए वर्ग को स्वर्ण वर्ग के समान करने के लिए, समाज में इनका उत्थान करने के लिए विशेष व्यवस्था की। ब्रिटिश शासकों द्वारा मुसलमानों सहित पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का प्रयास। आप सबको पता है कि ब्रिटिश सरकार जब तक रही उन्होंने 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा और 1935 के अधिनियम के द्वारा मुसलमान सहित इन पिछड़ी जातियों को क्या दिया? अलग वरीयता दी, ताकि उससे उन जातियों को ये लगने लग गया कि उनको अपने लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और अपने लिए जब वो प्रयास करेंगे तो वो जो स्वर्ण जातियां हैं उनके समान आ पाएंगे, बहुसंख्यकों के सामने आ पाएंगे। इसके अलावा पिछड़ी जातियों में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का सकारात्मक रवैया, जो मैंने आपको बता भी दी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46, इन सब में इन पिछड़ी जातियों के उत्थान की बात कही गई है। उसके बाद आता है आरक्षण की नीति। इस आरक्षण की नीति पर हमेशा से
विवाद होता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच में भी विभिन्न प्रकार के विवादास्पद मुद्दे हुए हैं, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने संरक्षणात्मक भेदभाव के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया है ताकि इन पिछड़ी जातियों का आर्थिक सामाजिक उत्थान किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं राजनीति में जाति। पहले तो हमने पढ़ा था जाति में राजनीति, अब पढ़ रहे राजनीति में जाति कैसे आई। देखो, राजनीतिक दलों को वोट और समर्थन पाने के लिए जातियों को लामबंद किया जाता है। मैंने आपको बताया भी है कि राजनीतिक दलों को पता है कि किस जाति से कितने वोट मिलेंगे। तो आपने देखा राजनीति में जाति है, मतलब राजनीति जाति के ऊपर निर्भर होती जा रही है। राजनीति में जाति की भूमिका के क्या कारण है? आप सबको पता है कि पहले संपत्तिशाली व्यक्ति ही वोट कर सकता था, लेकिन हमारे आजादी के बाद से ही हमने प्रथम आम चुनाव में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया कि 18 साल से जिसने उम्र पा ली है, जन्म, लिंग, रंग, धर्म किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के वो वोट डाल सकता है। तो अब भारतीय राजनेताओं के सामने सवाल ये था कि इन सभी जातियों के जो लोग वोट कर रहे हैं, उनसे वोट कैसे प्राप्त करेंगे, किस प्रकार उनको लामबंद करेंगे। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण भी जातियों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सबको पता है कि अल्पसंख्यकों की भी सुननी पड़ेगी और बहुसंख्यकों की भी सुननी पड़ेगी। इसी के कारण जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने भी जाति की भूमिका को बढ़ा दिया। उसके बाद है आरक्षण। आप सबको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि इन जातियों को भी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो आप सब जान गए होंगे कि इन जातियों की भी भूमिका राजनीति में बड़ी है। क्यों? हमने किसका प्रावधान किया है? आरक्षण का प्रावधान किया है। फिर आता है नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। ये राज्यों के लिए कर्तव्य है, राज्यों के लिए एक आदर्श आचार संहिता है जिसका पालन करना या ना करना राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 38 में क्या किया गया है? इन पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष बात कही गई है और कहा गया है कि सामान्य जनता के साथ पिछड़ी जातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना है सरकार को। इसके अलावा सरकार का कर्तव्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों में उनके साथ क्या हो? न्याय हो। किसी भी प्रकार का अन्याय का व्यवहार उनके साथ ना किया जाए। इसके अलावा समाज में पिछड़े वर्ग और जो स्वर्ण वर्ग में जो आय की असमानता है कि कुछ जातियां धनी है और कुछ जातियां पिछड़ी हुई है धन के आधार पर, तो उनमें जो आय की असमानता है उसको वो क्या करे? कम करे। इसके अलावा समाज में हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति को सुविधा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा, अवसर और आपकी सुविधाओं में अगर असमानता है तो उस असमानता को समानता में बदलने का कार्य किया जाना चाहिए। ये राज्यों का कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 38 कहता है। तो आपने देखा अनुच्छेद 38 भी बात करता है कि हमारे समाज में जो जातियां हैं उन जातियों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 46 भी कहता है कि हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना किसका कर्तव्य है? राज्यों का कर्तव्य है। इसके अलावा ये अनुच्छेद 46 कहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरक्षण की नीति की, तो आरक्षण की नीति संरक्षणात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है और कहती है कि समाज में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है, लेकिन कुछ विशेष जो जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है उनका सामाजिक, आर्थिक उत्थान करने के लिए संरचनात्मक भेदभाव के आधार पर उनको क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण दिया जाना चाहिए। और यही कारण है कि हमने आरक्षण का प्रावधान किया, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46 कहता है कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 38 मैंने आपको बताया भी था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को उठाने के लिए, और अनुच्छेद 46 कहता है कि पिछड़ी जातियों के शैक्षिक और आर्थिक उन्नति का प्रयास करने के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए या उनके हितों की सुरक्षा की
की जानी चाहिए। यही कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया और सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात कही गई अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में कहा गया कि इन जातियों को क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। और यही कारण था कि हमने 3 तरह के प्रावधान इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लेकर के आए, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान ही कहता है, क्या कहता है कि इनके लिए क्या होना चाहिए, विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं जिनका वर्षों से शोषण होता आ रहा है। तो हमने 3 तरह के प्रावधान इनके लिए कहे, सार्वजनिक व सरकारी सेवाओं के लिए प्रावधान, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और विधायी प्रतिनिधित्व में आरक्षण। हमने क्या किया बच्चों, जितनी भी सार्वजनिक और सरकारी नौकरियां हैं उनमें इन एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 320(4) और 333 में एससी को कितना हमने 15% आरक्षण दिया और एसटी को हमने 7% आरक्षण की बात कही सरकारी नौकरियों में, कि सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण तो किसको दिया जाएगा, एससी को, और एसटी को 7% आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की, तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 29 के जो है इसके बारे में कहता है, क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है विधायी प्रतिनिधित्व के लिए हमारे भारतीय संविधान की धारा 330 और 332, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप देख रहे हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के बारे में हमारे भारतीय संविधान निर्माता जानते थे और यही कारण था कि इन्होंने हमारी संसद में भी इनको प्रतिनिधित्व दिया ताकि इनका शोषण नहीं हो सके और ये भी राजनीति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। तो इसके लिए 2 धाराएं ध्यान रखना, 330 और 332, और उसमें कहा गया कि लोकसभा के लिए एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें रखने का प्रावधान किया गया। तो आपने देखा, इसके अलावा आप विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी इनको आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में भी इनको आरक्षण दिया गया है। 243 टी में 243 T4 में पंचायती राज संस्थाओं में भी एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपने देखा, सरकारी सेवाओं में, उच्च शिक्षा के अध्ययन में और आपकी संसद विधानसभाओं या राजनीति में भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है एससी और एसटी के लिए। और यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 में, किसमें बच्चों, अनुच्छेद 338 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि इन जातियों का संरक्षण करने के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, लेकिन अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया गया। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 335 एससी एसटी जाति के आरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कहता है, जो कि इन अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर सके। अब बात करते हैं बच्चों, आप सबने देखा कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में कहा गया कि
अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ जो अन्य पिछड़ा जाति है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसी आरक्षण के लाभ आप सबने देखा, आरक्षण का प्रावधान विधानसभा लोकसभा में एससी एसटी के लिए किया गया, लेकिन अन्य पछड़ा वर्ग के लिए किसी भी प्रकार के संवैधानिक अनुच्छेद की बात जो है हमारे भारतीय संविधान ने नहीं कही। और इसीलिए भारतीय संविधान में इसको एक संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए और या अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के लिए सबसे पहले 1953 में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कालेलकर साहब को नियुक्त किया गया है, केलकर साहब को नियुक्त किया गया। और इस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया। उसके बाद जनता पार्टी, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस जनता पार्टी का गठन हुआ था। और इसका मेन मुद्दा ही इसने चुनाव के समय उठाया था कि वो अन्य पिछड़ा जातियों को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। और यही कारण था कि जो कांग्रेस सरकार इतने सालों से क्या करती आ रही थी, एक दल के प्रभुत्व के रूप में शासन करती आ रही थी, उसकी सरकार गिर जाती है और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नियुक्त होती है। और इस मोरारजी देसाई ने सरकार आते ही 1978 में, कब, 1978 में मंडल आयोग की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और इस मंडल आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस मंडल आयोग की सिफारिश में कहा गया, क्या कहा कि 3943 पिछड़ी जातियां हैं, इनको सरकारी व अर्ध सरकारी तथा शिक्षण संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये बात हो गई थी 1984 में, लेकिन इसकी सिफारिशों को कब आए, नरसिम्हा राव सरकार ने लागू करने का प्रयास किया। 13 अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने, नरसिम्हा राव ने, वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया, लागू करने का प्रयास किया। और जो वीपी सिंह थे उसने लागू तो कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और कहा 1992 में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्रीमिलियर को इस आरक्षण से क्या कर दिया जाना चाहिए, बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो 1990 में जो मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात कही गई थी, उसके लिए 1993 तक इंतजार करना पड़ा। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रीमिलियर पहचान हेतु एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था रामानंद आयोग। रामानंद प्रसाद आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर कहा कि क्रीमिलियर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से अलग कर दिया जाना चाहिए। और मंडल आयोग की सिफारिशों को अंत में जाकर के 1993 से लागू कर दिया गया और इस पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 340 के तहत। और अनुच्छेद 102 व संविधान संशोधन 2018 में इस पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और इस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई, एक अनुच्छेद 102वां, अनुच्छेद 338 बी में इसको शामिल किया गया और 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिल गया और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था को भी संविधान में दर्जा दे दिया गया। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। आप सब जानते हो कि हमारे समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ ही अत्याचार नहीं हुआ है, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। महिलाओं को भी समाज में पुरुषों की तुलना में कम माना जाता है। उन्हें
समाज में उनका बहुत ही शोषण हुआ है, घरेलू उत्पीड़न हुआ है। समाज की मानसिकता यही रही कि घर का काम करने के लिए ही औरतें बनी हैं। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, महिलाएँ आगे बढ़ती जा रही है और समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की बात कही गई। लेकिन आज भी लोकसभा में और आपकी जो विधानसभाएँ और राज्यसभाएँ हैं, उनमें आरक्षण को अभी तक महिला आरक्षण को अभी तक क्या नहीं किया गया है, मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में जो संशोधन हुआ, उसमें 33% आरक्षण की बात कही गई। 73वां और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं को आरक्षण मिला, अन्य पिछड़ा जातियों को आरक्षण मिला। इसके अलावा जनवरी 2019 में स्वर्ण वर्ग में जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको भी क्या दिया गया? आरक्षण की बात कही गई कि स्वर्ण वर्ग में भी जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो आज हमारे जो समकालीन मुद्दे हैं, उसमें आरक्षण एक बहुत ज़्यादा मुद्दा है। इसके अलावा सांप्रदायिकता भी हमारे समाज के लिए अभिशाप है। जातीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जाति का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो आज हमने संप्रदायवाद, उसकी विशेषताओं, जाति का अर्थ, उसकी विशेषताओं तथा आरक्षण व्यवस्था के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।